आप देख रहे हैं खबर से आगे। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। दिन भर इंडिया टीवी पर हम खबरें आपको दिखाते हैं। अब खबर से आगे, आज की बड़ी खबर, सुशांत सिंह केस की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब सीबीआई का रास्ता साफ कर दिया है। बड़ा फैसला सुनाया है। जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी, यानी सुशांत सिंह केस की जांच मुंबई पुलिस के हाथ से निकलकर अब सीबीआई के पास पहुंच रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो सबसे अहम बात कही है वो ये कि बिहार सरकार की जो एफआईआर है, उस एफआईआर के आधार पर सीबीआई की जांच आगे बढ़ेगी और यह बिल्कुल 100% सही है। साथ ही देश की सर्वोच्च अदालत ने यह भी माना है कि पटना पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया था वो बिल्कुल सही था। इसके साथ साथ अब इस मामले से जुड़े अन्य तमाम पहलुओं की जांच भी सीबीआई करेगी। मतलब साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत के इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस जो कुछ अभी तक नहीं कर पा रही थी उसे अब सीबीआई ढूंढेगी। सुशांत की मौत कैसे हुई, क्यों हुई, किस वजह से हुई, क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत में उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि रिया चक्रवर्ती का कोई रोल है, इन तमाम सवालों का जवाब सीबीआई को खंगालना होगा। और यही बात है। बताया जा रहा है कि फैसले से पहले जांच एजेंसी ने शुरुआती तैयारी कर ली थी। अब सीबीआई की एक टीम इस मामले की जांच के लिए कल या परसों मुंबई के लिए रवाना हो सकती है। साथ ही यह खबर आ रही है कि टीम हत्या के एंगल की जांच को और ज्यादा आगे बढ़ाएगी। मुंबई पुलिस ने अब तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं किया है। जी हां, गौर करने वाली बात है, मुंबई पुलिस ने 70 दिनों में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं किया है। 56 लोगों से पूछताछ की गई है, लेकिन यह बयान किसी भी तरीके से कोर्ट के रिकॉर्ड पर नहीं पेश किया जा सकता। सवाल यह है कि क्या अब सीबीआई 70 दिनों के बाद जांच शुरू करके मामले की तह तक पहुंच पाएगी, और क्या सीबीआई के लिए उतने साक्ष्य बचे हुए होंगे? जाहिर सी बात है, सीबीआई के लिए जांच का आधार बिहार में दर्ज वो एफआईआर है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने यानी कि के सिंह ने पटना में इस एफआईआर के जरिए कई आरोप लगाए हैं। तो सबसे पहले जरा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि एफआईआर के मुख्य बिंदु क्या हैं। सीबीआई इसी एफआईआर को लेकर आगे बढ़ रही है। कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई अब एक्शन में आ चुकी है और इस पूरे मामले को लेकर एक चिट्ठी भी लिखी जा चुकी है जिसमें सीबीआई ने मुंबई पुलिस से सारी डिटेल्स मांगी है। सीबीआई सुशांत के कमरे के डमी टेस्ट करेगी, यह जानने के लिए कि क्या सुसाइड का एंगल बनता है या नहीं। अब जरा डमी टेस्ट बहुत संक्षेप में आपको बता दूं, पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। पंखे पर किसी को लटकाने की कोशिश की जाएगी, वास्तविकता में नहीं, लेकिन उसके बाद इस पूरे सीन को रिक्रिएट करके यह समझने की कोशिश की जाएगी कि क्या पंखे से लटक कर, जहां पर बेड और पंखे के बीच की ऊंचाई बहुत कम बताई जा रही है, वाकई में कोई फांसी लगा सकता है। सीबीआई का अगला कदम क्या होगा, यह जानने के लिए आइए आपको दिखाते हैं कि पटना के एफआईआर में क्या क्या मुख्य बातें लिखी थी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती की फैमिली एंड कंपनी का क्या क्या आरोप है, यह 6 पन्ने की एफआईआर में है जो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। रिया ने सुशांत के पैसे और प्रॉपर्टी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, यह इल्जाम सुशांत के पिता लगा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को ब्लैकमेल भी किया था। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक करने की धमकी दी थी। रिया चक्रवर्ती ने साजिश के तहत सुशांत के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाई थी और परिवार को सुशांत से बिल्कुल अलग करने की कोशिश की थी। रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार ने मिलकर सुशांत को कुछ ऐसी दवाओं का ओवरडोज दिया जिसकी वजह से सुशांत की मानसिक इलाज के बारे में बातें सामने कल कर आई। लेकिन सुशांत मानसिक इलाज करा रहे थे, वो मानसिक रोगी थे, इसके बारे में सुशांत के परिवार को कोई जानकारी नहीं दी गई। सुशांत सिंह राजपूत के निजी अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले गए। सुशांत के खाते से ये जो अमाउंट पैसे ट्रांसफर हुए, ये कैसे ट्रांसफर हुए, इसके बारे में तमाम दस्तावेज सामने रखने की बात भी कही गई है। इसके साथ साथ रिया चक्रवर्ती पर यह भी आरोप लगाया गया है कि वो भूत और प्रेत का डर दिखाकर सुशांत पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी। सुशांत के पिता ने रिया के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है उस पर अगर यकीन किया जाए तो शायद यह पहला मौका नहीं होगा जब इस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन सुशांत ने सुसाइड से पहले रिया के साथ जो आखिरी दिन गुजारे थे वो बेहद मुश्किल में गुजारे थे, घुटघट कर गुजारे थे, और अब सीबीआई को इसी एफआईआर के आधार पर आगे बढ़ना होगा। यानी अब इस बात को जांच करना होगा सीबीआई को कि रिया चक्रवर्ती का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा रहा सुशांत पर और क्या यह मामला हत्या का बनता है। अब आगे बढ़ने के साथ साथ आपको यह बताते हैं कि इस पूरे मामले में आरोपी कौन कौन है। आरोपी नंबर 1 है
रिया चक्रवर्ती, जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही हैं, उनकी लिव इन रिलेशनशिप में रह चुकी हैं। आरोपी नंबर 2 हैं रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती। आरोपी नंबर 3 है रिया की मां संध्या चक्रवर्ती। आरोपी नंबर 4 है रिया के भाई शैविक चक्रवर्ती। 5वें आरोपी हैं सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा। 6ठे आरोपी हैं सुशांत के बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी। और इसके अलावा सीबीआई ने एक और शख्स को आरोपी बनाया है, जिसका नाम अभी तक सामने नहीं रखा गया है। क्या यह नाम सिद्धार्थ पिटानी का है? इस पर भी जानकारी हम आपको आगे देंगे जैसे ही यह स्पष्ट हो जाता है। अब इन आरोपों के खिलाफ केस किन किन धाराओं के तहत चलाई जा सकती है, जरा ये समझ लीजिए। सबसे पहले धारा 306, जो कि आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में लगाई जाती है। आरोप साबित अगर हो जाता है तो इस दफा के तहत कम से कम अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। अगली धारा जो लगाई गई है इन तमाम आरोपियों के ऊपर वो है 341, गलत तरीके से बंधक बनाकर रखने का ये आरोप है। आरोप सिद्ध होने पर अधिकतम 1 महीने की जेल की प्रावधान है। अगली धारा है 342, गलत तरीके से प्रतिबंधित करना, और अगर यह आरोप सही पाया जाता है तो रिया चक्रवर्ती 1 साल तक जेल में जा सकती हैं। फिर अगली धारा है धारा 120B, आपराधिक साजिश को रचना। फिर लगाई गई है धारा 406, विश्वासघात करना। इसके लिए करीबन 3 साल की सजा हो सकती है। फिर 420 यानी कि धोखाधड़ी की धारा लगाई गई है। अगर इन आरोपों को सही पाया गया तो 7 साल की सजा हो सकती है। और फिर धारा 380, चोरी का इल्जाम, जिसमें 7 साल की सजा हो सकती है। धारा 506, आपराधिक तरीके से धमकी देना, और उसके साथ साथ इस पूरे मामले में 2 साल की सजा हो सकती है। ये तमाम धाराएं रिया चक्रवर्ती के ऊपर बिहार पुलिस की एफआईआर में लगाई गई हैं। बिहार के डीजीपी के तेवर जाहिर सी बात है बहुत तीखे हो चुके हैं। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत बताते हुए मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए हैं। और यह भी हम आपको बताएंगे कि मुंबई पुलिस की जांच क्यों सवालों के घेरे में है। ये बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है, और पूरे देश की निगाह इस फैसले पर थी। मैं समझता था और सुनता था बचपन से न्यायमूर्ति भगवान होते हैं, लेकिन ये जब फैसला आया तो मुझे आज सचमुच से न्यायमूर्ति के रूप में, जो सर्वोच्च न्यायालय में बैठे न्यायमूर्ति हैं, उनमें सचमुच आज मुझे भगवान का स्वरूप नजर आ रहा है। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चूंकि ये मामला बहुत देर के बाद, बहुत विलंब से सीबीआई को गया है, लेकिन अब इसमें कोई साक्ष्य को नष्ट नहीं कर पाएगा आज के बाद। और पूरा सीबीआई के नियंत्रण में होने से मुझे उम्मीद है अभी भी कि निश्चित रूप से इसमें न्याय होगा। वो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उनको कॉपरेट करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। बिहार पुलिस पूरा सहयोग करेगी सीबीआई को आने वाले दिनों में, हर तरह से जैसे खोजेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुंबई पुलिस के पास अब सीबीआई के साथ सहयोग करने के अलावा और कोई विकल्प बचा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जांच और उसके दस्तावेज अपने पास मंगाने की बात कही है। अब जैसे ही दस्तावेज और कागजात मिल जाते हैं, मुंबई पहुंचकर सीबीआई के अधिकारी इस पर पूरी तफ्तीश आगे करेंगे। अब आपको बताते हैं कि दरअसल इसकी जांच कौन कर रहा है। सीबीआई की एसआईटी जल्द मुंबई पुलिस के केस डायरी, क्राइम सीन के फोटोग्राफ, ऑटोप्सी रिपोर्ट, मुंबई पुलिस की फोरेंसिक रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट और तमाम अन्य गवाहों के जो बयान दर्ज किए गए हैं उसकी लेटर ऑफ इंटेंट को लेकर साथ बैठेगी। साथ ही सुशांत के मोबाइल फोन, लैपटॉप और इस पूरे मामले पर मुंबई पुलिस की अभी तक जो भी फोरेंसिक जांच है, जो फाइनेंशियल फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, उसे भी लेकर साथ बैठेगी। सीबीआई की एसआईटी मुंबई के बांद्रा में सुशांत के घर का मुआयना भी करेगी, जहां पर सुशांत की लाश पाई गई थी। खास बात है कि सीबीआई के साथ मौके पर खुद की फोरेंसिक टीम मौजूद होगी, जो कि इस पूरे सुराग को तलाशने की कोशिश करेगी। एक बार फिर से खंगाला जाएगा कि क्या वाकई में जो फोरेंसिक लैब रिपोर्ट वहां पर आई है मुंबई पुलिस के द्वारा, वो अपने आप में सही है या नहीं। और इसे मद्देनजर फ्लैट के कमरे के सीसीटीवी फुटेज को देखा जाएगा, डमी टेस्ट कराया जाएगा। इन तमाम चीजों के साथ आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिन्होंने इस पूरे मामले को देखा है, उनके बयान फिर से लिए जाएंगे। रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शैविक, उनके पिता इंद्रजीत, इन तमाम लोगों से पूछताछ होगी। खबर है कि मुंबई पुलिस के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे मुंबई पुलिस की तरफ से सीबीआई से बातचीत करेंगे और सुशांत की फोरेंसिक रिपोर्ट, केस डायरी, पंचनामा समेत तमाम दस्तावेज सीबीआई के पास सौंपेंगे। अब इसके साथ साथ बड़ा मसला यह हो जाता है कि आखिरकार
सीबीआई की टीम को लीड कौन कर रहा है? जैसा कि हमने आपको बताया, गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी मनोज शशिधर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। गुजरात पुलिस के ही महिला आईपीएस अधिकारी गगनदीप गंभीर इस टीम का हिस्सा हैं, जो दिल्ली सीबीआई मुख्यालय में कार्यरत हैं। सीबीआई में एसपी नूपुर प्रसाद और एडिशनल एसपी अनिल यादव को भी इस एसआईटी में शामिल किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया आया है, हर कोई आज खुश है। हर कोई इस बात को लेकर कह रहा है कि इंसाफ की जीत हुई है। ये पहले जरा देखिए और फिर आपको बताते हैं मुंबई पुलिस की कारगुजारी। तो आइए अब दिखाते हैं आपको ये तमाम जो है मामले सामने हैं। सीबीआई की जांच पर परिवार ने साफ तौर पर कहा है कि मित्रों से, शुभचिंतकों से धन्यवाद दिया है कि हर लोगों ने मिलकर इस पूरे मामले को आगे बढ़ाने की बात की है और फिर कैसे हर किसी ने अपने प्यार और जस्टिस फॉर एसएसआर को आगे बढ़ाया है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद दिया गया है परिवार के द्वारा और कई अन्य ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। आइए अब आपको वो ट्वीट भी सामने दिखाते हैं जिसमें इस तरह की बातें सामने रखी गई हैं। सुशांत की बहन ने ट्वीट करके कहा, शुक्रिया भगवान, आपने हमारी दुआओं का जवाब दिया। ये शुरुआत है, सच की ओर पहला कदम है, हमें सीबीआई पर पूरा भरोसा है। वहीं सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड रही अंकिता लोखंडे ने लिखा, इंसाफ की शुरुआत हो गई है, सच की जीत हुई है। बॉलीवुड के स्टार अक्षय कुमार ने प्रतिक्रिया में लिखा कि सुशांत की मौत की जांच सीबीआई को सौंपी गई है, सच की हमेशा जीत होती है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इंसानियत की जीत हुई है। पहली बार महसूस हुआ कि सामूहिक चेतना में इतनी ताकत होती है। अनुपम खेर ने लिखा, जय हो जय हो जय हो। अब आते हैं अपनी बड़ी खबर पर। सुशांत की इस खुशखबरी के मामले पर मुंबई पुलिस पर आखिरकार क्यों जांच में कोताही करने का आरोप लग रहा है, यह जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। सुशांत की मौत से पहले फरवरी में सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस के पास यह शिकायत की थी कि वो एक अच्छी मनस्थिति से नहीं गुजर रहा, कुछ बातें हैं जो छिपी हुई हैं और शायद उसे खतरा है। मुंबई पुलिस ने उस वक्त इस बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इस पूरी बातचीत पर। इसके साथ साथ जिस तरह से सुशांत के केस की तफ्तीश की गई, उसकी वजह से मुंबई पुलिस की मंशा पर बड़े सवाल खड़े किए गए कि क्या वाकई में कोई राजनीतिक दबाव तो नहीं है। आइए जरा आपको बारीकियों से समझाते हैं कि क्या क्या गलतियां यहां पर हुई हैं और सुशांत के पूरे मामले में मुंबई पुलिस पर क्या सवाल उठ रहे हैं। 66 दिन तक इस मामले पर तहकीकात करने के बाद भी मुंबई पुलिस ने एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की। सुशांत मौके पर जो मामला है उसमें सवाल यह उठता है कि आखिरकार जब कोई ठोस सबूत नहीं था तो पहले ही दिन इसे आत्महत्या का मामला मानकर ठीक वैसे ही कैसे ट्रीट किया गया। मुंबई पुलिस ने अपनी जांच को आधार बनाने के लिए क्या सबूत सामने रखे और क्यों पहले दिन मान लिया गया। क्राइम सीन पर हर किसी को क्यों आने दिया गया और जो व्यक्ति चाहता था वो आता और जाता था। आत्महत्या की जो थ्योरी सामने रखी गई उसे मुंबई पुलिस ने तुरंत मान लिया। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई उसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य मिसिंग थे, डेट भी नहीं लिखा हुआ था, उसके साथ साथ विसरा रिपोर्ट भी नहीं था। विसरा रिपोर्ट से पहले ही आत्महत्या मान लेना यह अपने आप में बहुत बड़ी गलती है मुंबई पुलिस की। उसके बाद 56 लोगों से मुंबई पुलिस पूछताछ करती है जो कि नामचीन लोग हैं, उस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी गवाही या कोई भी बातचीत किसी भी अदालत में रिकॉर्ड पर नहीं रखी जा सकती। जो सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, उसके साथ साथ फाइनेंशियल इंप्रोप्राइटी के आरोप लग रहे हैं, इसकी कोई जांच नहीं हुई। आखिरकार मुंबई पुलिस करना क्या चाहती थी। सबसे बड़ी बात, जो फोरेंसिक सैंपल लेने की बात कही जाती है, जिसके आधार पर आप किसी भी मर्डर को सॉल्व करने की बात करते हैं या आत्महत्या को भी साबित करने की कोशिश करते हैं, वो फोरेंसिक जांच हुई ही नहीं। डीएनए सैंपल्स न के बराबर लिए गए। जो तमाम लोग थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लाश को उतारा, उनके भी नेल सैंपल्स और तमाम चीजें नहीं ली गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुंबई पुलिस का यह रवैया उसकी ख्याति के मुकाबले कहीं भी सही नहीं है। शायद दबाव रहा होगा और यही वजह है कि आज मुंबई पुलिस को शायद मुंह की खानी भी पड़ी है। आइए आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। भारत से तनाव के बीच
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत जल्द पाकिस्तान की यात्रा करने वाले हैं। पाकिस्तान का हाल बदहाल है। पाकिस्तान को एक बार फिर कर्ज का एक बड़ा डोज मिल सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक टेलीविजन चैनल में दिए अपने इंटरव्यू में कहा है कि चीन और पाकिस्तान से भारत का सीमा विवाद किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में भारत के लिहाज से शी जिनपिंग का पाकिस्तान का दौरा बड़ा अहम बन जाता है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान अब मदद के लिए चीन से आस लगाए बैठा है। पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो चाइना के साथ है, हमें क्लियर हो जाना चाहिए। हमारी डेवलपमेंट है वो चाइना के साथ अब जुड़ी हुई है और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि वो एक हमारा ऐसा दोस्त है जो हमारे हर अच्छे बुरे वक्त में पॉलिटिकली खड़ा रहे। इमरान खान चीन की तारीफों के पुल ऐसे नहीं बांध रहे हैं। दरअसल चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग इसी साल पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। प्रेसिडेंट शी ने आना था, पहले तो वो आ रहे थे मई में, फिर कोविड हो गया, उन्होंने डिले कर दी। अभी अब सर्दियों के अंदर उनका प्रोग्राम बन रहा है, जब डेफिनेट होगा तो हम बताएंगे। ये दौरा पाकिस्तान चीन की सालाना उच्च स्तरीय रणनीतिक परिषद की बैठक का हिस्सा होगा। तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अभी जिनपिंग की यात्रा का शेड्यूल तय किया जा रहा है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर साजिशें रच सकते हैं और हो सकता है कि जाड़ों के महीने में आतंकवाद की खेप हम कश्मीर में बढ़ते हुए देखें। बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत वापस आते हैं और फिर आपको दिखाएंगे चीन के वुहान में आखिरकार क्यों मन रहा है जश्न। जहां कोरोना का था प्रकोप, वहां मन रहा है जश्न।